हाय बच्चों, पिछले टॉपिक में आपने एग्रीकल्चर के फीचर्स जान लिए। फीचर्स मींस इंपॉर्टेंस, और उसके प्रॉब्लम्स भी जान ली। आज आपका समय आ चुका है पढ़ने का उसके सोल्यूशन की। प्रॉब्लम्स के बाद आप क्या पढ़ोगे? उसके सोल्यूशन पढ़ोगे। सोल्यूशन मींस उसको सॉल्व कैसे किया, उसको ठीक कैसे किया। ठीक करने को बोलते हैं रिफॉर्म। क्या? तो हम पढ़ने जा रहे हैं आज अपना टॉपिक रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। मतलब एग्रीकल्चर को कैसे रिफॉर्म किया गया, मतलब उसे कैसे रिफॉर्म किया गया, मतलब कैसे उसको बेहतर किया गया। ठीक है, तो एग्रीकल्चर को कैसे बेहतर किया गया। यहां पे हमारे पास तीन सोर्स है, तीन रिफॉर्म्स हैं। पहला क्या है बोलना जरा अपने आप से? लैंड रिफॉर्म, जिसका एक और नाम नीचे है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। दूसरा क्या है? जनरल रिफॉर्म। और तीसरा है ग्रीन रेवोल्यूशन का एक और नाम क्या है? तो अगर मैं आपसे सिर्फ रिफॉर्म वर्ड पूछूं तो पहले आप इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म बोलोगे या लैंड रिफॉर्म, उसका जनरल रिफॉर्म, और तीसरा टेक्निकल रिफॉर्म। टेक्निकल रिफॉर्म का सबसे फेमस नाम क्या है? तो फेमस नाम मैंने ऊपर रखा है, वो है ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है बच्चे, तो 1951 में जब पहली गवर्नमेंट आई थी और शुरुआत हो गई थी हमारे देश में 5 ईयर प्लान की, तो फर्स्ट 5 प्लान एग्रीकल्चर पे ही फोकस किया गया था। और उसी पहले साल से ही इंडियन एग्रीकल्चर को सुधारने की कोशिश शुरू हो चुकी थी। और सुधारने की जो कोशिश शुरू की गई थी वो तीनों रिफॉर्म में कहीं ना कहीं आती है। तीनों रिफॉर्म में तो पहला रिफॉर्म क्या है? लैंड रिफॉर्म। इसका एक और नाम क्या है? तो पहले हम ये कवर करेंगे, फिर हम जनरल रिफॉर्म को कवर करेंगे, और फिर हम टेक्निकल रिफॉर्म मींस ग्रीन रेवोल्यूशन को कवर करेंगे, और हमारा एग्रीकल्चर का टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं लैंड रिफॉर्म, जिसे हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी कहते हैं। लैंड रिफॉर्म ऑब्वियसली जमीन से रिलेटेड होने वाले प्रॉब्लम्स को रिफॉर्म किया जाएगा। जमीन से रिलेटेड होने वाली प्रॉब्लम को ठीक किया जाएगा। तो बच्चे यहां पर सबसे पहली प्रॉब्लम क्या ठीक करी गई? एग्जाम में आया हुआ है यही पॉइंट, जो एक आंसर देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या हो सकता है? लैंड रिफॉर्म में क्या क्या चीज लाई गई है ना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया लैंड रिफॉर्म में क्या ले रहे, तो एक आंसर बनेगा नहीं बनेगा? पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 क्या? लेकिन एग्जाम में ये पॉइंट नंबर 1 ही क्वेश्चन बन के आ गया। क्वेश्चन बन के आ गया एग्जाम में। तो कोई भी पॉइंट को समझ रहे हो आप, आंसर है, आंसर भी क्या बन जाता है? क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो यही पॉइंट क्वेश्चन बन के आ गया था एग्जाम में। और क्या ये पॉइंट? ओवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब है बिचौलिए। आपको याद है पहले एक सिस्टम चलता था जिसमें बिचौलिए कौन हुआ करते थे? जमींदारी सिस्टम चलता था, जिसे हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी कहते थे, लैंड सेटलमेंट सिस्टम भी कहते थे। याद आया वो जमींदार सिस्टम क्या होता था? उसमें जमींदार जो जिसको अलॉट किया गया है, मतलब ब्रिटिशर्स जो थे वो एरिया वाइज जमींदार को अलॉट करते थे कि तुम लोगों से किसानों से क्या लोगे? लगान लोगे, रेंट लोगे, और हमें दिला के दोगे। तो जमींदार क्या करता था? उसमें थोड़ा बहुत रख के सारा देता था इसको, ब्रिटिशर्स को। तो वो बिचौलिए तो हुआ इस तरीके से। जैसे हमारी गवर्नमेंट बनी 1951 में, इस सिस्टम को हटा दिया। तो क्या लिखा है यहाँ पे? ओबोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट, मतलब इंटरमीडिएट बिचौलिए वाले सिस्टम को ओबलाइज कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया। क्या हुआ खत्म करके? देखो ये वही है इंटरमीडिएट। पॉपुलरली क्या नाम था? जमींदार, जिनको हटाया गया। अब इसको हटाने से 200 लाख टेनेंट, 2 करोड़ बोल सकते हैं आप, 2 करोड़, 2 करोड़ टेनेंट मतलब किराएदार, जमीन को जो किराए पे लेते थे ना, अब वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाते किससे? गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब इंडियन गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट चली गई ना 1947 में, तो इंडियन गवर्नमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाएंगे। मतलब अब गवर्नमेंट की तरफ से जो भी उनको हेल्प मिलेगी है ना, वो सब गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट कांटेक्ट होगा उनका। ऑनरशिप राइट ग्रांटेड किया गया। देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। इस पॉइंट के अंदर गवर्नमेंट ने जमीनों के मालिकाना हक दिया गया। किसको? टेनेंट्स को। मतलब ये मान लो जैसे मैं एक बड़ा जमींदार हूं और मैंने बहुत सारी जमीन को किराए पे दे रखा है लोगों को, मान लो आप लोगों को। तो जैसे ही सिस्टम लाया गया तो जमींदार सिस्टम हटा, तो जो किराएदार है ना, मतलब जो किराए पे काम कर रहा है जमीन लाके, उस जमीन का मालिक उसे ही बना दिया गया। ठीक है, इसलिए हमारे दादाओं के पास पहले जमीन ज्यादा हुआ करती थी, कमाई नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से मिल गई थी। ठीक है ठीक है, तो समझे? ऑनरशिप राइट ग्रांटेड टू टेनेंट टू इंक्रीज आउटपुट। अच्छा, ये ऑनरशिप ग्रांट किया गया, दिया गया, क्योंकि आउटपुट को बढ़ाने के लिए। ऐसे कैसे? क्या जमीन का ऑनरशिप देने से प्रोडक्शन ज्यादा होती है?
बिल्कुल हाँ, अगर किसी कंपनी में तुम जॉब कर रहे हो और या वो कंपनी तुम्हारी है, ज्यादा मेहनत किस कब करोगे? जब कंपनी तुम्हारी होगी, है ना। तो गवर्नमेंट ने इसी मकसद से ही क्या करा, जमीन को अलॉट किया गया, ऑनरशिप दी गई किसानों को, ताकि ज्यादा प्रोडक्शन करे, ज्यादा मेहनत करे। बात समझ में आई? उसके बाद एंड दिस कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ इन, और इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो बढ़नी है, ग्रोथ होनी है। तो दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। बच्चों इसका मतलब क्या है? अच्छा अभी अभी गवर्नमेंट ने आपने देखा पीछे टॉपिक में, गवर्नमेंट ने जमीन का ऑनरशिप डिस्ट्रीब्यूट किया लोगों को। जैसे मान लो मैं गवर्नमेंट हो, किसान हो, आप किराएदार थे, पर आप क्या बन गए हो? मालिक बन गए हो, है ना। लेकिन क्या सबको किसी को ज्यादा किसी को कम जमीनें मिली है? नहीं, सबको बराबर सेम मिली जमीन है। अब कैसे पता चले सबको बराबर जमीन मिली है? तो सबसे बोला गया कि आप क्या करिए, बाउंड्रीज क्रिएट करिए अपने अपने जमीन के चारों तरफ। उसे कहते हैं फिक्स द लैंड होल्डिंग। जो आपने लैंड होल्ड किया हुआ अपने पास, जो मैंने दिया है आपको, उसे क्या करिए, फिक्स करिए, मतलब उसे बाउंड्री क्रिएट करिए। इससे ये पता चलेगा कि हाँ हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो दूसरा पॉइंट है, ये भी जमीन से रिलेटेड है, पहला वाला जमीन से रिलेटेड था, और हम पढ़ भी क्या है, लैंड रिफॉर्म। तो क्या लिखा है इसमें, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग, इसमें वही है। इसका मतलब है फिक्सिंग द अमाउंट ऑफ लैंड दैट वन कैन होल्ड, जिसके पास जो जमीन है उसे क्या करा जाए, फिक्स किया जाए, विद द व्यू, क्यों, ताकि ये देखा जाए कि प्रमोट हो रहा है क्या, इक्वल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। और एक चीज, उसके बाद भी जो गवर्नमेंट के पास जमीनें बची हुई हैं, सबसे लेके जो इक्वल बांटा गया, उसके बाद भी जो बच गई उसे होल्ड करके फिर से बांटा गया, फिर से जमीन दे दी गई। किसको? स्मॉल होल्डर्स, जिनका कम जमीन है, बहुत छोटी छोटी जमीन है उनको, और जो ऐसे लेबर जिनके पास जमीन ही नहीं है, फिर से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? चलिए उसके बाद क्या है, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो आप सबको मैंने इक्वल जमीन दे दी है, तो शायद आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड दिखा पिक्चर, शायद ऐसा होगा, धीरे बाउंड्री दिखे हर खेत के साइड में। तो ये मान लो इस तरह से है, अगर आप फिक्स कर रहे हो उसको, लेकिन आपके दिमाग में एक आइडिया आया कि एक काम करते हैं, जब सबके पास जमीन बराबर है तो एक काम करते हैं, बाउंड्री हटाते हैं और मिलके प्रोडक्शन करेंगे, और जब उगेगा तो उसे बराबर बांट लेंगे। जमीन बराबर थी तो प्रोडक्शन बराबर बांट लेंगे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। मतलब आप जितना भी अपना होल्ड करेगा उसे आप क्या करिए, मिलके फार्मिंग करिए, इससे प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, इससे प्रोडक्शन ज्यादा होगी। चलिए बच्चे, इसके बाद क्या है, कोऑपरेटिव फार्मिंग। इसका मतलब क्या है, कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब क्या है? ठीक है, मिलके फार्मिंग कैसे? देखो अगर मान लो, सुनो, मान लो पुनीत अकेला गया रॉ मटेरियल लेने, तो उसको जितने का एमआरपी है उतने का ही पड़ेगा, क्योंकि कम क्वांटिटी लेके आएगा सिर्फ अपने खेत के लिए। ऐसे आदित्य गया, ऐसी मयंक गया, ऐसी आप गए, ऐसे आप गए, तो सब अगर इंडिविजुअल जाएंगे तो आपको फायदा हो नहीं पाएगा। लेकिन एक दिन आप मिले, अब गांव के सारे एक ही बंदे हैं, सारे गांव के एक गांव के हैं, आपने मीटिंग करी, यार एक काम करते हैं, सब नहीं जाएंगे एक साथ, सब नहीं जाएंगे, कोई एक बंदा जाएगा सबके लिए रॉ मटेरियल लेने। तो हमारी पांडे जी, शर्मा जी गई, उन्होंने कहा चलो एक काम करो, लाओ पैसे मुझे दो। अब वो जब वहां दुकान में पहुंची तो मैंने क्या बोला वहां जाके, हाँ भाई आज मुझे 1 किलो नहीं, मुझे आज 100 किलो रॉ मटेरियल चाहिए। अब सामने वाला बोल रहा है क्या बात है, हम आपको 100 के जगह 90 में देंगे। वो 90 1 किलो पे 90 होगा, तो सबके फायदा, सबका फायदा होगा ना उसमें। जहां 1 किलो 100 रुपए का था और तुम 1 किलो लेके आ रहे थे 100 रुपए देके, वहां पे कितने पड़ा तुम लोगों को? 90 रुपए का। अब बात हो गई, चलो यहाँ फायदा हो गया। दूसरा, रॉ मटेरियल आएगा, प्रोडक्शन करोगे, जब बेचने जाओगे तो एक काम करना, सब अकेले अकेले अपना प्रोडक्शन मार्केट लेके जाना बेचने, तो आपको शायद कोई पूछे भी ना, और जो रेट चल रहा वही दे दे। लेकिन शर्मा जी तो समझदार थी, उन्होंने मीटिंग करी आपके साथ कि नहीं एक काम करें, क्या तुम सब दो, मैं ट्रक लेके आ रही हूँ, ठीक है, ट्रक में भरेंगे और मैं अकेली जाऊंगी, बेच के आऊंगा। तो जब वहां पहुंचे और ट्रक देखा इतना बड़ा, तो डीलर कह रहा नहीं नहीं शर्मा जी पहले आपसे डील रहेगी, और बताओ कितने पैसे चाहिए? अच्छा मार्केट में 20 रुपए, मैं आपको 25 रुपए दूंगा। वो 25 सिर्फ इनको नहीं मिल रहे, वो सबको मिल रहे हैं। जहां पहले जाते अकेले अकेले तो किसी को इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। तो रॉ मटेरियल से लेकर सेलिंग तक कैसा हो रहा फार्मिंग। और दूसरा आपने कंसोलिडेशन भी कर दिया, पिछले टॉपिक में क्या कर दिया है, वो जमीनें भी बराबर हटा दी थी, वो बाउंड्रीज। ऐसे में पूरे को क्या, पूरे में किसका फायदा होगा? आप लोग का फायदा होगा। अकेले काम करोगे तो शायद नहीं होगा, लेकिन ये फायदा तभी है जब चीजें बराबर बराबर में है।
सबके पास बराबर जमीन है, बराबर पैसे है ना, इन सब में फायदा है। चलिए तो बच्चे ये था आपका लैंड होल्डिंग के लैंड रिफॉर्म था सारे आपके। मैं अगले पार्ट में इसका जनरल रिफॉर्म कराऊंगा। 3 रिफॉर्म है ना हमारे पास, ठीक है। अगले पार्ट में इसका जनरल